हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आइए हम आज का करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो करंट अफेयर का सेशन होगा उसमें हम बजट 2026-27 की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो एक साल का बजट है वो क्या रहा है, और ये जो हमारा बजट का जो सेशन रहेगा ये आप लोगों के जो आने वाले एग्जाम है, जो बीपीएससी के एग्जाम की बात करें, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की बात करें, या फिर बिहार एसएससी सचिवालय की बात करें, रेलवे एसएससी की बात करें, तो इस तरह के जो अन्य एग्जाम होते हैं, जो कई तरह के एग्जाम आते हैं, ये सब के लिए अब बेनिफिट होगा। तो चलिए हम देखते हैं बजट का, यानी कि हम जो केंद्र की बात करेंगे, यानी कि केंद्र में जो हमारा बजट रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बजट की। तो बजट का चर्चा हमारे संविधान में कहीं बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन बात करेंगे हम आर्टिकल 112 की। अगर बात करते हैं आर्टिकल, तो उसमें दिया गया है वार्षिक वित्त विवरण। वार्षिक वित्त विवरण दिया गया, इसे ही हम बजट मानते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बजट में जो पैसे होते हैं, जो भी पैसा निकालने का है, तो वो हम किससे निकालते हैं, किसी के परमिशन के बिना हम पैसा नहीं निकाल सकते, यानी कि परमिशन लेना होगा हमें। तो परमिशन हमको किससे लेना पड़ता है, तो 266 की हम बात करें, आर्टिकल 266 की हम बात करें, तो इसमें संचित निधि से, यानी कि संचित निधि से परमिशन लेना होगा कि हम पैसे निकालें। तो हमारा जो भी पैसा निकलता है वो संचित निधि के परमिशन से निकलेगा। अब हम बात करते हैं आगे बजट का, थोड़ा हम हिस्ट्री देखते हैं। हम बजट की बात करते हैं तो थोड़ा हम बजट का हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की। तो देखिए 1860 की अगर हम बात करते हैं, तो 1860 में जेम्स विल्सन, इन्होंने पहला बजट पेश किया था। अगर पहला बजट की बात करें तो जेम्स विल्सन ने ये बजट पहला पेश किया था 1860 में। बात करेंगे हम आजाद भारत की बात करें, अगर आजाद भारत का पहला बजट अगर बोला जाए, तो आजाद भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था। और किसने किया था, तो ये शनमुखम शेट्टी ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि गणतंत्र भारत की बात करें। गणतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं, तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 1950 में किया गया था पेश। और ये किसने पेश किया था, तो इन्होंने जॉन मथाई ने पेश किया था। पहली महिला की हम बात करें, पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया वो कौन थी, तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। और इन्होंने पहला बजट पेश किया था। अब बात करें कि हम सबसे अधिक बार, यानी कि जो सबसे अधिक बार किसने पेश किया है, सबसे अधिक टाइम की बात करें तो किसने बजट के पेश किया है, तो ये मोरारजी देसाई है। और इन्होंने अब तक 10 बार मतलब उन्होंने बजट पेश किया। तो ये याद रखेंगे कि 10 बार सबसे अधिक जो टाइम तक बजट पेश करने वाले कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। अब बात करते हैं हम कि सबसे लंबी अवधि जो हमारा बजट होता है उसमें हमारा जो एक भाषण दिया जाता है, तो सबसे लंबी अवधि की जो भाषण दिया है किसने, तो ये हम जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने दिया है। निर्मला सीतारमण। और इन्होंने कब दिया था, तो ये बात करते हैं हम 2020 की। तो 2020 में इन्होंने दिया था, कितने घंटे का था, तो 2 घंटा 40 मिनट का इन्होंने बजट का भाषण दिया था। और इस बार की अगर हम बात करते हैं, अगर जो बात करेंगे 2026-27 का जो बजट रहा है, ये हमारा 9वीं बार है। मतलब जो निर्मला सीतारमण की तरफ से इन्होंने ये 9वीं बार इन्होंने पेश किया है, यानी कि
सबसे अधिक टाइम के हमने देखा कि मोरारजी देसाई थे और निर्मला सीतारमण महिला में सबसे अधिकतर 9वीं बार पेश करने वाली महिला निर्मला सीतारमण। और इन्होंने इस बार जो भाषण दिया था तो ये कितने घंटे का भाषण था, तो इस बार का जो भाषण था 1 घंटे 25 मिनट का। ठीक है, तो ये हमारा था बजट का जो एक हिस्ट्री हमारा, हम बजट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखे। अब हम आगे चलते हैं, मेन हमारा जो 2026-27 का जो बजट रहा है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा बजट कब पेश हुआ। तो देखिए बजट हमारा निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को इन्होंने बजट पेश किया। और इस जो बजट का जो विषय था क्या था, ये बजट का जो विषय था युवा शक्ति संचालित बजट। ये इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कि युवा शक्ति संचालित यानी कि जो हमारे युवा के लिए मेनली उस पर फोकस किया गया है। विकसित भारत के विजन के लिए अगर 3 मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करें तो क्या सिद्धांत दिया गया है। तो पहला सिद्धांत हमारा क्या है, दुविधा के बजाय कार्रवाई, यानी कि जो हम दुविधा में फंसे रहते हैं वो नहीं, उसके बजाय सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। लोक लुभावनवाद यानी कि झूठे वादे नहीं करें, झूठे वादे से ऊपर रहें। बयानबाजी के बजाय सुधार, यानी कि हम कोई भी अगर गलती हो तो उस पर हम बयानबाजी ना करें, उसका कोई सुधार करें। तो ये मुद्दा हमारा यह है कि ये हमारा सिद्धांत था। अब हम बात करते हैं कि इस बजट में विकास और प्रगति का जो भी स्तंभ रखा गया है, इसमें कितने स्तंभ रखे गए हैं और क्या स्तंभ है तो वो देखते हैं। तो देखिए इसमें 6 तरह का स्तंभ रखे गए हैं। कौन कौन सा, तो पहला हो गया हमारा सतत आर्थिक विकास, विकास की नींव को सुदृढ़ करना, जो विकास है उसकी नींव को हम लोग को मजबूत करना है। जन केंद्रित विकास यानी कि जो जनता पर केंद्रित हो वैसा विकास करना होगा हमारा। विश्वास आधारित शासन, यानी कि जो हमारी जनता को भरोसा होना चाहिए वैसा शासन होना चाहिए। व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता, यानी कि व्यापार जो हम बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं उसमें बहुत आसानी से एक स्मूथली बिजनेस हो या फिर जीवन जीने में हमारे आसानी हो। राजकोषीय मामले की बात करेंगे तो ये हमारा 6 तरह का जो स्तंभ है, हमारा 6 स्तंभ की बात करते हैं तो उस पर बात की गई। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 2026-27 का बजट है उसमें कुल कितने करोड़ का बजट है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि कुल कितने का बजट पेश किया गया, तो 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। ये डेटा आप याद रखेंगे कि हमारा कितना का बजट पेश किया गया है, तो 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो विभिन्न घाटा रहा है, हमारा घाटा के बारे में देखेंगे। जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो हमारा घाटा रहा है उसके बारे में देखेंगे, और जो 2026-27 में एक अनुमानित हम रखे हैं वो बजट का एक अनुमान जो घाटे का रखे हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजकोषीय घाटा की हम बात करते हैं। तो राजकोषीय घाटा हमारा, राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये जीडीपी का यानी कि 4.4% जो हमारा 25-26 का जो एक अनुमानित था घाटा वो रहा है कि यानी कि 4.4%। 2026-27 की अगर बात करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल का जो बजट के बारे में दिया गया घाटा है वो 4.3%, यानी कि हमने 1% कम रखा है। राजस्व घाटा की बात करें तो हमारा प्रीवियस ईयर में 1.5% और इस बार का भी 1.5% है, तो ये देख रहे हैं हम सिमिलर है। प्रभावी राजस्व घाटा की हम बात करें तो ये 0.6% और अभी हम देख रहे हैं कि इस साल का 0.3%, यानी कि हमारा घाटा कम हो इसके लिए हम अनुमान कम लगाए हैं। अब प्राथमिक घाटा की बात करें तो ये हमारा जीडीपी का 0.8% है और अभी जो प्रीवियस डेटा की बात करें तो 0.7% है। तो ये इम्पोर्टेंट है सारा डेटा, ये आप देखेंगे जरूर एक बार, एग्जाम के टाइम एक बार इसे जरूर अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी डेटा पूछ सकता है आपसे। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बजट में जो हमारा जो 26-27 का जो बजट रहा है उसमें रुपए कहाँ से आते हैं और रुपए कहाँ को जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रुपया हमारा कहाँ से आता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पैसा हमारा कहीं से आता है तो वो है हमारा उधार और अन्य देता है, यानी कि जो भी हम उधार या फिर अन्य जो पैसा दिए हुए हैं उससे जो आता है हमारा वो हो गया इनकम टैक्स, यानी कि जो मतलब टैक्स हमारा आता है
वो हो गया। 21% की बात करें तो 21% हमारा इनकम टैक्स से आता है। निगम कर की बात करें तो 18% निगम कर से आता है, और जीएसटी की हम बात करें तो 15% हमारा जीएसटी से आता है। अब हम देखते हैं कि हमारा सबसे पैसा जाता कहाँ है। तो देखिए, सबसे पैसा हम लोग का ज़्यादा जाता है कहाँ, करों और शुल्क, यानी कि जो हम कर यानी कि जो टैक्सेस या फिर जो भी शुल्क है वो राज्यों का जो भी हिस्सा बनता है, यानी कि जो टैक्स दिया जाता है वो 22% हम टैक्स पर देते हैं। ब्याज अदायगी की बात करेंगे, जो पैसा हम लेते हैं उसके बदले जो ब्याज देते हैं वो तो 20% की बात करते हैं, तो 20% है हमारा। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना, यानी कि जो केंद्रीय क्षेत्र में जो योजना होते हैं इसमें, यानी कि रक्षा और आर्थिक सहायता जो परिवहन होते हैं, जो भी हमारा आर्थिक या फिर डिफेंस पे जो खर्च होते हैं उसको हम अलग करके रखा जाए, तो उसके अलावा जो भी योजना पे खर्च होता है वो 17% हमारा इस पे जाता है। और बात करेंगे डिफेंस की तो कितना जाता है, तो डिफेंस पे हमारा 11% जाता है। तो ये डेटा अभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए, बजट का जो भाषण था हमारा, तो बजट के भाषण के यानी कि सबसे पहले खंड में क्या बताया गया। देखिए, सरकार का संकल्प हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो उनका संकल्प क्या था, तो हमारे जो गरीब हैं, जो फिर वंचित है या फिर जो पिछड़े वर्ग पर है, उस पर मोस्टली क्या ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 कर्तव्य रखे गए हैं। क्या प्रस्तुत किए गए 3 कर्तव्य, तो वो हम देखते हैं कि हमारा 3 कर्तव्य, पहला कर्तव्य, दूसरा और तीसरा कर्तव्य क्या है। तो देखिए, पहला कर्तव्य क्या है कि आर्थिक विकास को गति देना और उसको बनाए रखना। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको हम और ज़्यादा गति देंगे, और भी ज़्यादा उस पर हम एफर्ट लगाएंगे ताकि वो ऐसा बना रहे। दूसरा कर्तव्य की बात करें तो हमारे लोगों की आकांक्षा, यानी कि जो हमारी जनता का आकांक्षा है उसको हम उसके आकांक्षाओं पर खड़े उतरे। तीसरे कर्तव्य की बात करें तो सबका साथ सबका विकास का विजन रखा गया है। तो ये हमारा 3 कर्तव्य था। अब बात करेंगे हम पहले कर्तव्य की, तो पहला कर्तव्य हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। पहला कर्तव्य हमने देखा कि आर्थिक विकास को तेज करना है हमारा पहला कर्तव्य, और उसको बनाए रखने के लिए क्या किया गया, तो 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव, यानी कि हमें इसके लिए 6 सेक्टर बनाए गए हैं जिस पर कि विकास करने के लिए बताया गया है। सबसे पहला देखिए हमारा क्या है, तो सबसे पहला हमारा है कि 7 रणनीतिक फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण किया जाएगा। यानी कि इसमें विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं हम। 7 रणनीतिक क्षेत्र होंगे जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बायोफार्मा की हम बात करते हैं। तो बायोफार्मा शक्ति, ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए जो स्वास्थ्य सेवा में सुधार की रणनीति की घोषणा की गई है, और भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्र के रूप में इसे विकसित करने के लिए जो 5 साल के अंदर है 10,000 करोड़ रुपए का एक आवंटन किया गया है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क के अंतर्गत जो है 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए बात करेंगे तो अप्रैल 2025 में जो इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग योजना को गति देने के लिए बजट को बढ़ा दिया गया। कितना बजट किया गया है, तो ये बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का एक प्रस्ताव दिया गया है। अब देखते हैं कि खनन प्रसंस्करण अनुसंधान विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए जो है दुर्लभ धातु गलियारों का स्थापना किया जाएगा, कि इनके लिए गलियारा बनाया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। और स्पेशली रूप से किसके लिए, किस राज्य के लिए, तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ये सहायता देने का एक प्रस्ताव किया गया है। अब देखते हैं कि घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर जो आयात हम करते हैं इस पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर क्या किया जाएगा, तो 3 केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि 3 केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम डिजिटल सेवा ब्यूरो की। अगर डिजिटल से देखिए इसमें कौन कौन सा है, हमने अभी देखा, बात किया हमने अभी क्या, तो सबसे पहला था हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र हो गया हमारे 7 क्षेत्र में, यह था हमारा। इसके अंतर्गत अब डिजिटल सेवा ब्यूरो की बात करेंगे तो डिजिटल सेवा ब्यूरो है, विनिर्माण सुदृढ़ीकरण है,
यानी कि मजबूत करना मैन्युफैक्चरिंग को। कंटेनर निर्माण की बात करेंगे तो कंटेनर के मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना। तो वस्त्र क्षेत्र के लिए कुछ कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कौन कौन सा है, तो सबसे देखिए, सबसे पहला हमारा हो गया राष्ट्रीय फाइबर योजना। राष्ट्रीय फाइबर योजना यानी कि रेशम, ऊन, जूट जैसे जो प्राकृतिक फाइबर है, मानव निर्मित फाइबर है, उसको नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए इसको फाइबर योजना को लाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि तकनीकी एवं क्लस्टर सहायता। मशीनरी प्रौद्योगिकी और उन्नयन जो साझा परीक्षण प्रमाणन केंद्र की बात करेंगे तो इसमें आधुनिक परंपरा क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना को शुरू किया जाएगा। तो ये था हमारा जो हमारा वस्त्र के लिए जो कार्यक्रम था उसकी घोषणा की गई। अब हम आगे देखते हैं कि चैलेंज मोड में क्या किया जाएगा। तो चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं बात करते हैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की जो मजबूती के लिए क्या किया गया, तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद दिया गया हमारा, देखिए, ग्राम विकास की बात करें तो इसमें वन जिला वन प्रोडक्ट की बात करते हैं ग्राम विकास में। उसके बाद वैश्विक पहुंच यानी कि विदेशों तक पहुंच बनानी है। अब हमारा दूसरा क्या है, तो देखिए, दूसरा हमारा हो गया विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों में कायाकल्प, यानी कि विरासत का जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको उसमें बदलाव आना चाहिए, उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैंपियन एमएसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन, यानी कि जो एमएसएमई है उसको मजबूत बनाना और जो छोटे जो कारोबारी हैं उनको समर्थन करना। अब देखिए, एमएसएमई की बात करें तो देखिए इसमें क्या किया गया है, तो सहायता के लिए जो है त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारा 10,000 करोड़ के लिए आवंटन किया गया है और इसके साथ जो एमएसएमई ग्रोथ फंड के शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा गया है। बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन किया गया है इसमें, और 2021 में जो 2,000 करोड़ रुपए के साथ जो स्टार्ट किया गया था भारत का फंड को समर्थन, ये जारी रहेगा। कब स्टार्ट किया गया था, तो ये 2021 में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कॉर्पोरेट मित्र कैडर विकास की, तो ये भी किया जाएगा और ये जो हमारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, तो जो भी व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम बात करते हैं अब संरचना, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का घोषणा किया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्या है, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय। जो 2026-27 की हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना किया है, तो 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया और पिछले वर्ष ये कितने था बजट में, तो पिछले वर्ष ये 11.2 लाख करोड़ था, जो कि लगभग अभी 9% अधिक है। तो ये देख रहे हैं कि 9% अधिक है हमारा। तो इस बार का डेटा आप ध्यान रखेंगे कितना है, तो 12.2 लाख करोड़ रुपए। आगे हम देखते हैं दूसरा क्या है, ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए जो अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड का स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए बात किया गया है, जो कि पूर्वी भारत में दानकुनी, जो कि पश्चिम बंगाल में, दानकुनी पश्चिम बंगाल में है और इससे लेकर पश्चिमी भारत के सूरत तक, यानी कि सूरत की बात करें पश्चिम भारत में सूरत, यानी कि सूरत का उसको जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारा का स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। और लगभग कितने किलोमीटर का ये गलियारा, तो ये 2100 किलोमीटर का गलियारा है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो इसमें 5 वर्षों में 20 नए, यानी कितना, तो 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे और इसकी शुरुआत जो होगी वो उड़ीसा के NW5 से होगी, जो कि तालचेर और अनुगुल के खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। तो ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
बात करेंगे तटीय नौवहन की, तो तटीय नौवहन में जो अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन की जो हिस्सेदारी है उसको देखिए 6% से बढ़ाकर 2047 तक कितना करे, तो 12% करने का ये प्रस्ताव रखा गया है। तो 6% से हमारा सीधे डबल कर दिया गया है 12%। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी प्लेन योजना की। तो इसमें क्या है, सी प्लेन है जो कि दूर क्षेत्रों में जो संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन योजना यानी कि VGF विजिबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए तो सी प्लान योजना के अंतर्गत विजिबिलिटी गैप फंडिंग योजना। अब बात करते हैं आगे, प्रशिक्षण संस्थान के लिए भी काम किया जाएगा। उसके बाद देखिए दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी कि दीर्घावधि ऊर्जा को सुरक्षित किया जाएगा, बहुत लंबे अवधि के लिए ऊर्जा को सुरक्षित किया जाएगा। और उसमें जो बोलते हैं कि स्टेबल मतलब एक क्या कहते हैं कि ठहराव लाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कार्बन टैक्स उपयोग भंडारण की हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ऊर्जा में जो है कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण की बात करें तो कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण जो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि में कितना पैसा यानी कि इस पे दिया गया है, तो 20,000 करोड़ आवंटन किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कार्बन टैक्स उपयोग के भंडारण के लिए। नेक्स्ट हमारा शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास, यानी कि जो शहर है उनके आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए जो प्रत्येक शहर में जो आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों में कितना दिया गया है, तो 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। अब बात करते हैं कि पर्यावरण अनुकूल जो एक टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया है, तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि 7 कौन सा स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो सबसे पहला हो गया हमारा मुंबई पुणे, दूसरा हो गया पुणे हैदराबाद, तीसरा हो गया हमारा हैदराबाद बेंगलुरु, चौथा हो गया हैदराबाद चेन्नई, पांचवा हो गया चेन्नई बेंगलुरु, छठा हो गया दिल्ली वाराणसी और नेक्स्ट हो गया हमारा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच। ये हमारा 7 कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का भी पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया गया। विदेशी निवेश नियमों में सुधार, यानी कि जो विदेशी निवेश नियम है उसमें कुछ सुधार किया गया है। तो क्या सुधार किया गया ये हम देखते हैं कि जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी कि जो रूपरेखा तैयार किया गया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी कि गैर लिखित नियमावली की जो व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव किया गया है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन योजना, म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन योजना लाया गया है। तो क्या क्या है देखिए, इसमें जो बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए 1,000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा कर्तव्य हमारा जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करना और क्षमता का निर्माण करना। तो ये हमारा हो गया दूसरा कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य में हमें क्या भारत के लिए जो विशेष रूप से क्या केंद्रित किया गया है इस पर, तो सबसे ज्यादा केंद्रित किया गया शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी रूप से समिति का गठन का प्रस्ताव दिया गया है। यह निर्णय वर्ष 2047 तक यानी कि वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचाकर उसे एक अग्रणी राष्ट्र बनाया, यानी कि जो भारत में अर्थव्यवस्था में जो हिस्सेदारी है वो 10% तक बढ़ाकर उसको एक अग्रणी राष्ट्र बनाया जाएगा भारत को। तो इसका टाइम क्या दिया है, तो 2047 तक। अब बात करते हैं विकसित भारत के लिए जो पेशेवर लोग तैयार करने की, जो विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग होंगे उसके तैयार करने की बात की जाएगी।
तो ये सब देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस एक नज़र आप देख लेंगे। आगे हम चलते हैं। आयुष की यानी कि जो हेल्थ के लिए बात की जाए तो देखिए इसमें 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के 3 एम्स स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 3 एम्स हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पशुपालन की बात करें तो देखिए पशुपालन के लिए भी काम किया जाएगा, और इसके अंदर में क्या होगा तो जो पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल या फिर जो भी प्रयोगशाला है, प्रजनन सुविधा के लिए जो भी प्रयोगशाला होता है उसका निर्माण किया जाएगा, उसके लिए सब्सिडी योजना शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं हम ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी हमारा ये क्या है, तो हम बात करते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी, आखिर ऑरेंज इकोनॉमी है क्या। तो देखिए ऑरेंज इकोनॉमी को मतलब एक हम कहते हैं कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी को, और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि रचनात्मक या फिर जैसे कला संस्कृति की बात करें, बौद्धिक संपदा की बात करें, तो इसके माध्यम से जो भी आर्थिक मूल्य या फिर रोजगार में जो भी सृजन किया जाता है उसे कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। जैसे कि हमारा मनोरंजन क्षेत्र हो गया, फिल्म क्षेत्र हो गया, संगीत क्षेत्र हो गया, या फिर पब्लिकेशन जो हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो करते हैं, गेमिंग वगैरह जो होते हैं, डिजिटल कंटेंट, सोशल मीडिया, ये सब किस में आते हैं, तो ये हमारा सब ऑरेंज इकोनॉमी है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ऑरेंज इकोनॉमी हमारा क्या है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT की बात करें, मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों में ABGT कंटेंट यानी क्रिएटर लैब CCL स्थापित करने का सहायता प्रदान किया गया है। तो ऑरेंज इकोनॉमी के लिए कितना, तो 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालयों का स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा में यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बात कर रहे हैं। तो इसमें 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा, और यह टाउनशिप प्रमुख और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी। कहाँ, तो औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाया जाएगा, ताकि शिक्षा और उद्योग के बीच सीधा संबंध बना सके। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें महिला छात्रावास का भी चर्चा किया गया है। तो देखिए महिला छात्रावास यानी कि विजिबिलिटी गैप फंडिंग की सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे, और ये विजिबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से ये ध्यान रखेंगे ताकि जो महिलाओं को है उच्च शिक्षा मिल सके, अच्छे से प्रदान किया जा सके, सुरक्षित आवास प्रदान किया जा सके उन्हें। पर्यटन पर भी चर्चा की गई है। तो पर्यटन में देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो इसके लिए प्रस्ताव स्थापित करने की बात की गई है, यानी कि जो होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद है, इसके उन्नयन करने के लिए जो संस्थान होंगे वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा गाइडो, जो हमारा जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये पायलट योजना के तहत होगा। ये ध्यान रखेंगे पायलट योजना के तहत 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा, और यह किसके सहयोग से, तो IIM के सहयोग से 12 सप्ताह का एक उच्च गुणवत्ता हाइब्रिड पाठ्यक्रम है। तो देखिए इंपॉर्टेंट में क्या है, तो ये पायलट, पहले तो बात है इसमें पायलट योजना के तहत ये किया जाएगा। दूसरा है कि ये 20 पर्यटन स्थल में 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाए, और किसकी सहायता से, IIM की सहायता से। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नोडल ग्रिड की बात करते हैं। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और संस्कृति पर्यटन के लिए भी बजट में बताया गया है, और इसमें देखिए इसमें लोथल हमारा, हम जान रहे हैं कि हमारा जो जो हड़प्पा संस्कृति था हमारा, उसकी बात कर रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता था, तो उसके जगह का है ये लोथल, धोलावीरा। लोथल हमारा ये राजस्थान में हो गया, धौलावीरा हमारा गुजरात में, राखीगढ़ी, आदि चन्नलूर, सारनाथ की बात करें, हस्तिनापुर की बात करें, और लेह पैलेस की बात करें, तो देखिए इस तरह के कई सारे जो विरासत पर्यटन स्थल है, संस्कृति स्थल है,
जो 15 पुरातात्विक स्थल होंगे उसको जीवंत और अनुभवात्मक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो 15 पुरातात्विक स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं तो बजट में खेल को भी रखा गया है और खेल में हमारा खेलो इंडिया मिशन के अगले चरण को इसमें शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि तीसरा कर्तव्य हमारा क्या है इसमें। तो हम देखते हैं तीसरा कर्तव्य हमारा है सबका साथ सबका विकास, यानी कि बात करें तो समावेशी विकास की। ये हमारा समावेशी विकास के दृष्टिकोण से, जो दृष्टिकोण के अनुरूप से इसके लिए लक्ष्य रखा गया है और प्रयास किया गया है कि हम इसे जो बजट आने वाले बजट में है इस पर काम करें। तब देखते हैं हम पहला इसमें काम क्या है। तो सबसे पहला बात इसमें है कि किसानों की आय में वृद्धि करना। जो हमारा किसान है उसके जो इनकम होते हैं उसमें वृद्धि करने की बात की गई है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, 500 जलाशय और अमृत सरोवर जैसे एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली जो कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि मत्स्य पालन जो करते हैं, जो किसान करते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। उच्च मूल्य वाली कृषि। अब उच्च मूल्य वाली कृषि की बात करें तो सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को समर्थन देगी। अब इसमें उच्च मूल्य वाली फसल कौन कौन सी होती है, तो देखिए तटीय इलाके में हमारा क्या होता है, नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसे जो है ये होते हैं जो हमारे तटीय इलाके में पाए जाते हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना भी का भी प्रस्ताव रखा गया है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो हमारे पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहन किया जाएगा। ये हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। 2030 तक भारतीय काजू को, कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए समझ, यानी कि जो हमारा भारतीय काजू होता है और कोको होता है उसको वैश्विक ब्रांड बनाया, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड का होता है जो, तो वो इंटरनेशनल ब्रांड बनाया जाएगा, उसके लिए विकसित किया जाएगा। तो टारगेट दिया गया है 2030 तक। अब हम बात करते हैं भारत विस्तार की। भारत विस्तार क्या है ना, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो बजट में जो भारत विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है जो कि बहुभाषीय एआई टूल है। ये है क्या, तो ये बहुभाषीय जो बहुत सारे भाषा का एक एआई टूल है और इसे एआई प्रणाली सहित जो है कृषि संबंधित प्रणालियों के लिए, यानी कि जो कृषि संबंधित प्रणाली है इसके लिए ये आईसीआर पैकेज के साथ एग्रीगेट पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। बात करते हैं तो दिव्यांगजनों का जो सशक्तिकरण है, दिव्यांगजनों को जो सशक्तिकरण है उस पर काम किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना की शुरुआत की गई है जो कि आईटीआईबी जैसी हॉस्पिटलिटी जैसे खाद्य पेय एवं क्षेत्रों में, मतलब जो भी कार्य उन्मुख होंगे, प्रक्रिया संचालित होंगे, उसमें भूमिका के अवसर प्रदान की जाएगी। तो हमारे दिव्यांगजन कौशल योजना की शुरुआत की गई है हमारे दिव्यांगों के लिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बजट में हर किसी के, मतलब हर किसी को रखा गया है, हर किसी के बारे में सोच के ये बजट बनाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता की बात करें तो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो क्या किया जाएगा, तो नीमहंस 2 की स्थापना की जाएगी। रांची और तेजपुर में स्थित वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को एक क्षेत्रीय से संस्थानों में के रूप में उन्नत किया जाएगा, यानी कि उसको अपडेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। पूर्वोदय राज्य यानी कि पूर्व के राज्यों में जो उत्तर पूर्व क्षेत्र, पूर्व राज्य और उत्तर पूर्व राज्य पर क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारों का विकास किया, यानी कि इसमें औद्योगिक गलियारों का विकास किया जाएगा। 5 पूर्वोत्तर राज्य में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में 5 पर्यटन होंगे स्थल, 5 राज्य 5 पर्यटन स्थल, और इसमें 4000 ई बसों का संचालन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो बौद्ध सर्किट के विकास के लिए इसमें नई योजना बनाई, यानी कि बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा।
उसके विकास किया जाएगा। अब बात करते हैं हम 16वां वित्त आयोग की बात करते हैं। तो हमारे 16वां वित्त आयोग के अनुरूप जो वित्त वर्ष 2026-27 के राज्यों के लिए जो वित्त आयोग का अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो हमारे 16वें वित्त आयोग में कितना आवंटन किया गया है? तो 1.4 लाख करोड़। तो हम बात कर रहे थे 16वां वित्त आयोग का। तो देख लिया हमने कि इसके लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 1.4 लाख करोड़ की बात करते हैं। तो हमारा जो 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है वो कब किया गया? तो 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। और इसका जो हमारा अवधि है वो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक का। हमारा 16वां वित्त आयोग है वो 2026 से लेके 2031 तक बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? यानी कि हम चेयरमैन की बात करें तो अरविंद पनगरिया है। और इसमें 4 सदस्य हैं। इसमें जो हमारा 16वां वित्त आयोग उसमें 4 सदस्य हैं। मेंबर कितने हैं? तो 4। कौन कौन है? तो अजय नारायण झा है और अन्य एक एनी जॉर्ज मैथ्यू है, मनोज पांडा है और सौम्या कांति घोष है। और ये हमारा जो 16वां यानी कि वित्त आयोग हमारा आर्टिकल 280 के तहत आता है। हमारा आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का चर्चा किया गया और ये हमारे 5 साल के लिए तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं तो बजट के जो हमारे भाषण यानी कि खंड बी में जो भाषण दिया गया है उसके बारे में जो चर्चा किया गया हम वो देखेंगे कि हमारे खंड बी में क्या चर्चा किया गया। तो सबसे पहले किया गया है ये चर्चा प्रत्यक्ष कर का बात किया गया है। यानी कि जो हमारा प्रत्यक्ष कर है यानी कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसकी बात करें तो नया आयकर अधिनियम लाया गया है। नया कर आय अधिनियम जो हमारा 2025 नया आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी हुआ है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जीवन जीने की सुगमता यानी कि जीवन जीने में हमारा आसानी हो। मोटर दुर्घटना यानी कि जो व्यक्ति जो किसी भी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण MACT के द्वारा एक अधिनिर्णित ब्याज की आय पर आयकर छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोत पर कहीं काटा नहीं जाएगा। यानी कि जो पैसे होंगे छूट में उसको कहीं काटा नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा TCS को तर्कसंगत बनाना। TCS हमारा क्या है? तो देखिए विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज जो भी है इसमें बिक्री पर जो TCS दर लगता TCS रेट जो लगता था उसको बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करके अब कितना कर दिया गया? तो 2% कम करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो TCS में कटौती किया जाएगा हमारा जो कि 2% कर दिया गया। सरलीकृत TDS योजना की हम बात करते हैं तो TDS योजना जो होते हैं उनमें जो उसके अंतर्गत जो भी कारोबारी आते हैं उनको लाभ मिलेगा। छोटे करदाताओं के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। प्रपत्र 15G और 15H की सुविधा दी गई है। अब हम देखते हैं कि 15H और 15G किसके लिए? तो ये हमारा जो करदाताओं की सुविधा के लिए डिविडेंड और निवेश से संबंधित ये प्रपत्र है। संशोधित रिटर्न की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। कब से? तो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव किया गया है। कर रिटर्न की बात करें हम कर रिटर्न की बात करें तो इसके लिए भी अलग अलग समय सीमा को बढ़ाया गया है। TDS कटौती की बात करें तो किसी और निवासी द्वारा जो अचल संपत्ति की बात करें तो अचल संपत्ति की बिक्री पर जो TDS कटौती की जाएगी इसके लिए निवासी क्रेता को पेन आधारित चालान के माध्यम से भुगतान सुविधा दी जा सकती है जिससे टैन की अनिवार्यता खत्म हो जाए। विदेशी संपत्ति की घोषणा की गई है। विदेशी संपत्ति घोषणा यानी कि जो छोटे करदाता होते हैं जो कर देने वाले उसके विदेशी व्यवसाय आय संपत्ति की घोषणा करने के लिए एक मुश्त 6 महीने की छूट देने की योजना बनाई गई। तो इस तरह के कई तरह के सुधार किए गए छोटे बड़े। हम आगे इम्पोर्टेंट वाला देखते हैं।
बात करते हैं हम सहकारिता की। तो देखिए सहकारिता में ये हमारा दूध, तिलहन, फल, सब्जियों की आपूर्ति में लगी जो प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार और पशु चारे और बिनौले की आपूर्ति करने वालों को भी आपूर्ति वाले तक भी किया गया है। तो इस तरह के कई छोटे छोटे बहुत सारे जो बात किया गया, बहुत सारे विषय पे चर्चा किया गया। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना हम नहीं देखेंगे। आगे हम देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता, आईटी क्षेत्र में भारत के देख रहे हैं कि आईटी क्षेत्र को भी सहायता दिया जाएगा। और इसमें जो आईटी सहायता, आईटी सेवाओं के लिए जो हर वर्ष प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया, तो 2000 करोड़ कर दिया गया है। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना, यानी कि वैश्विक विदेशों के द्वारा जो व्यापार होता है हमारा, उसको बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना। तो 2047 तक जो रियायत दी जाएगी इसको, विदेशी कंपनी को, ताकि जो भारत में जो स्थित डेटा केंद्र होते हैं उपयोग करके क्लाउड सेवाओं, जो क्लाउड सेवा होता है उसको प्रदान किया जाए। उसके बाद कर प्रशासन की बात करते हैं। तो कर प्रशासन के लिए भी काम किया गया है। अन्य कर प्रस्ताव, बहुत सारे छोटे छोटे कर प्रस्ताव है। अभी जैसे देखते हैं हम यहाँ, देखिए कॉर्पोरेट परिवर्तकों के लिए 22% और गैर कॉर्पोरेट परिपक्वों के लिए 30% के प्रभावी दर के कैपिटल गेन्स के रूप में योग्य बनाया जाएगा। तो ये हमने देखा। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल युक्त शराब, स्क्रैप खनिज के विक्रेताओं को जो टीसीएस के जो रेट होते हैं उसको तर्कसंगत बनाते हुए इसको भी 2% कर दिया गया है। जो तेंदू के पत्तों पर जो टीसीएस की दर है उसको घटाकर भी 2% कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, यानी कि शुल्क का सरलीकरण किया गया। समुद्री वस्तु जो भी होते हैं, चमड़ा और वस्त्र उत्पाद जो भी है, उस पर चर्चा किया गया। निर्यात है तो जो सी फूड होते हैं, जो सी फूड प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादों के लिए जो प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले विशेष घटकों के लिए शुल्क मुक्त निर्यात की सीमा को एफओबी वैल्यू के मौजूदा 1% बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया, 3% कर दिया गया। उसके बाद चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात पर जो उपलब्ध शुल्क है उसको भी शुल्क मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर पावर पर भी काम किया गया है, यानी कि इसकी जो सीमा शुल्क की छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। कुछ खनिज, महत्वपूर्ण खनिज के बारे में भी बात किया गया है। बायोगैस मिश्रित सीएनजी की हम बात करें तो बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के समय उसके मिश्रित बायोगैस मूल्य पर इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो इसमें भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और सैनिक एवं रक्षा विमानन की बात की गई है, इस पर भी सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीमा शुल्क की छूट दी जाएगी। जीवन की सुगमता की देखते हैं तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्कों को 20% से घटाकर कितना कर दिया, तो 10% कर दिया। यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो भी हम आयात, चीनी के लिए जो भी हम आयात करते हैं उस वस्तुओं पर 20% से घटाकर 10% कर दिया गया सीमा शुल्क। कैंसर के उपचार के लिए 3 दवाओं को, जो 3 दवा है हमारा, इनको सीमा शुल्क पूरी तरह से इसके लिए मुक्त कर दिया है। और इसमें 7 अतिरिक्त असाध्य रोग को जोड़ा गया है। तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजों पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है। आगे चलते हैं। व्यापार सुगमता देख लीजिएगा, तो इसमें खास नहीं है,
मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने बजट में वो देख लिया, और कुछ जो बचे वो हम देखते हैं। अब देखिए, निर्यात हमारा जो निर्यात होता है, बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र की, और गहरे समुद्र में जो भारतीय नौकाओं द्वारा जो मछली पकड़ी जाती है उसको शुल्क मुक्त किया गया है, और विदेशी बंदरगाहों पर ऐसी मछली उतारने के लिए निर्यात वस्तु के रूप में इसे माना जाएगा। तो हमने देखा कि मछली पर जो शुल्क लगता था वो हटा दिया गया है। ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच होती थी, उस पर भी सीमा शुल्क हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान जो सुगम निकासी होती है, इस पर के अनुरूप भी शुल्क भत्ते में इसकी वृद्धि होगी। विवादों का समाधान, तो इस तरह के कई बहुत कुछ है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट। अब बात करते हैं BBGRMZ, ये हमारा है क्या? तो ये हमारा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मनरेगा होता था वो मनरेगा की जगह ये इसको रिप्लेस किया गया है मनरेगा की जगह। तो देखिए इस कौन सी योजना में कितना खर्च किया जा रहा है, तो ये हम देख लेते हैं। तो इसमें कितना खर्च किया गया है, तो 95,692 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए देखते हैं। जल जीवन मिशन पीएम किसान की बात करें 63,500 करोड़। पीएम आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्र में उसकी बात करें तो 54,917 करोड़। अब परिवहन में जो हमारा जो अभी हमने आगे देखा था, हमने परसेंट में देखा था कितना कितना परसेंट हमारा जो खर्च है, यानी कि जो हमारा व्यय है वो देखा था। तो परिवहन हमारा कितना है, हमारा रक्षा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रक्षा है, ये हम देखते हैं। रक्षा की बात करते हैं। ग्रामीण विकास में कितना है, कृषि संबंधी कितना है, ये तो हमने देखा। कितना आवंटित किया गया ये देखिए, हमारे रक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। रेलवे में हमारा कितना दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो एक नज़र ये सारे डेटा आप लोग देख लेंगे। जलाशय विकास योजना क्या है? तो भारत में जलाशय विकास योजना मुख्य रूप से मत्स्य पालन और जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका पर वो केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य पालन, जलीय जीव, कृषि अवसंरचना विकास कोष जैसी प्रमुख पहलों पर ये इसके माध्यम से जलाशयों में जो केज कल्चर, बीज भंडारण, बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिससे कि मछली उत्पादन में रिकॉर्ड में वृद्धि हो। तो इस पर काम किया जाएगा। बायो फार्मा शक्ति योजना पर काम किया जा रहा है, यानी कि बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने के लिए इसका उद्देश्य है, और 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे इसमें। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का स्टार्ट किया गया है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में का लक्ष्य जो है भारत को वैश्विक चिप निर्माण हब बनाना है और आत्मनिर्भरता बनाने के लिए। इसके लिए कितना रखा गया, तो 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया बजट में, और यह मिशन पूरी तरह से स्वदेशी निर्माण करेगा। उन्नत चिप डिजाइन होगा, फुल स्टैक आईपी और अनुसंधान पर केंद्रित होगा। दूसरे चरण में इसमें असेंबली, टेस्टिंग और मार्किंग पैकेजिंग के साथ सेमीकंडक्टर सामग्री और उपकरणों के उत्पादन को गति दी जाएगी। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएटर लैब, इसमें बनाया जाएगा, और ये केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य है युवाओं को स्कूल कॉलेज स्तर पर डिजिटल कंटेंट निर्माण के लिए तैयार करना। देश भर में 15,000 माध्यमिक स्कूल, 5,000 कॉलेज में विशेष लैब स्थापित किए जाएंगे, और यह लैब विशेष रूप से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। तो ये था हमारा 2026-27 का हमारा बजट का, जिसके बारे में हमने देखा कि हमारा बजट, इस जो साल का बजट है हमारा, किस में कितना खर्च किया गया है, किस मद पे काम किया गया है, तो ये हमने सभी कुछ देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो केंद्र का हमारा, उस पर बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। फिर बचेगा बिहार के लिए स्पेशल वीडियो मैं लेकर आऊँगी। हमारा जो बिहार का बजट होता है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो स्पेशली बीपीएससी जो बिहार के एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो उसे मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।